नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे पीएचडी का विषय है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से 1980 के बाद हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। इसके 4 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि मैंने कुछ वुमेन प्ले राइट्स लिए हैं, उनके नाटकों का मंचन एक्रॉस हिंदी बेल्ट में देखना है। दूसरा कि अगर एक्रॉस हिंदी बेल्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ की कोई महिला डायरेक्टर ने कोई स्त्री विमर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले लिखा है और उसका मंचन किया गया है, उसको देखना है। अगर इन हिंदी स्टेट्स में अगर किसी महिला नाटककार ने कोई प्ले लिखा है स्त्री विमर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका मंचन पुरुष या महिला निर्देशक ने किया है तो उसको देखना है। और जो चौथा है बहुत इम्पोर्टेंट कि इन क्षेत्रों में, इन हिंदी बेल्ट के राज्यों में हिंदी रंगमंच को जिंदा रखने में, उसको बनाए रखने में, उसकी समृद्धि में जिन पुरुष और महिला निर्देशकों तथा रंगकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका इंटरव्यू लेना। तो मैम इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं पुणे की यंग डायरेक्टर श्री धनश्री सुधीर हेबलीकर मैम से। आइए बात करते हैं। नमस्ते मैम। मैं चाहूँगा कि अब थोड़े समय में आप अपनी रंग यात्रा के बारे में बताइए। जीवन की जो रंग यात्रा रही है वो कैसे रही है? जी। तो नाटक मेरे लिए शुरू हुआ था स्कूल के दिनों में, जाने अनजाने में। मतलब हमें पता नहीं होता है कि हम रंगमंच ही कर रहे हैं, उसको रंगमंच यही नाम दिया जाए। शुरुआत में एलोक्यूशन जिसे कहते हैं, वक्तृत्व जिसे कहते हैं, तो वक्तृत्व के माध्यम से या वक्तृत्व के माध्यम से, कविता गायन, कविता वाचन के माध्यम से। रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे। जी मैम, आप अपनी रंग यात्रा के बारे में बता रही थी। जी मैम बताइए। तो रंग यात्रा उसे कहे कि नहीं पता नहीं, लेकिन शुरुआत हुई थी स्कूल के दिनों में जब वक्तृत्व स्पर्धाएं होती थी। और चूँकि पुणे में बहुत ही रिच कल्चर है, स्कूल लेवल से ही नाटक को सिखाया जाता है, समझाया जाता है और नाटक को करने के लिए काफ़ी शिक्षक वर्ग से प्रेरणा भी मिलती है। तो काव्य गायन, काव्य वाचन, नाट्य वाचन, नाट्य संगीत और एकांकियाँ, ये स्कूल के लेवल से ही आप पुणे के हर स्कूल में देखेंगे कि कई बच्चे उसमें इन्वॉल्व है। और उस तरह से मेरी भी शुरुआत हुई थी। एक कंपटीशन आता था जिसमें तीनों भाषाओं में जो वक्तृत्व कर सकते थे उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्तृत्वता का पुरस्कार मिलता था। तो हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी। तो हर साल मेरी स्कूल मुझे उसमें भेजने के लिए तत्पर रहती थी। तो शिक्षक वर्ग सारी तैयारियां करके लेते थे, कौन सा वक्तृत्व करना चाहिए, किस विषय को लेकर के करना चाहिए, इसकी चर्चाएं होती थी। और मुझे याद है मैंने करीब 2 बार उसको जीता भी था उस प्रतियोगिता पे। और उसके बाद जिस तरह से नाट्यवाचन, नाट्य गायन होता था, वैसे एक्सटेम्पोर भी जो चिट्ठियाँ होती थी और उसमें से विषय मिलता था उसको एक्सटेम्पोर बोला जाए। और मैं हैरान रहती थी कि क्या मतलब स्कूल के बच्चे, मतलब 5वीं 6ठी हो, मतलब 2 वर्गों में ये प्रतियोगिता होती थी और कितने प्रगल्भता से अपने विचारों को वहाँ पर प्रकट करते थे। तो इन कॉम्पिटिशन्स में जाने से ये भी समझा कि थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कि क्या वाचन करना चाहिए, किन लेखकों को पढ़ना चाहिए। इसका संस्कार भी इस तरह से होता रहा। और जो एस्थेटिक भावना है, मतलब जो साहित्यिकता है या लिटरेरी वैल्यू है किसी भी गद्य की, पद्य की, उसका आकलन धीरे धीरे शुरू हुआ। और स्कूल के दिनों में ही मुझे ऑल इंडिया रेडियो में बाल चित्रवाणी नाम का एक चैनल पे जो कैसेट बनाती थी, जो अंग्रेज़ी मीडियम में नहीं पढ़ते थे और जिनको अंग्रेज़ी इंट्रोड्यूस होता था स्कूल में, तो उनकी पढ़ाई के लिए इजी होने के लिए उन कैसेट्स को हम लोग पूरी बाल भारती की टेक्स्ट बुक को रिकॉर्ड करते थे। और ये बाल चित्रवाणी नाम की संस्था, आकाशवाणी की जो बाल विभाग है, उसके अंतर्गत ही होता था। तो कई सारे स्कूलों से बच्चों को चुना जाता था, फिर उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लेके चले जाते थे और वहाँ पे हमसे एक चैप्टर बुलवाते थे, चैप्टर का एक्सरसाइज बुलवाते थे। और उसमें फिर हमें कई बार मुझे याद है अगली डकलिंग की जो कहानी उसमें अलग अलग बेयरिंग्स लेने के लिए
इनकरेज किया जाता था कि अच्छा ये कैरेक्टर कर रहे हो तो कुछ ऐसा बेयरिंग ट्राई करो, कुछ ऐसा। और सारे रेडियो के जो अग्रणी जो जॉकीज़ थे, रेडियो जॉकीज़ थे, वो वहाँ पर आते थे, हमें गाइडेंस देते थे। और उस तरह से वाचिकता में कितनी खूबसूरती हो सकती है, इसका संस्कार मुझ में होता रहा। और चूँकि संगीत का वातावरण घर में था, संगीत हमारे घर में पहले से ही है। हम कर्नाटक से आते हैं, हेब्बಳ್ಳಿ नाम का गांव है, और हेब्बಳ್ಳಿ धारवाड़ जो है, और धारवाड़ में पंडित भीमसेन जोशी है, मोगूबाई कुर्डीकर है, गंगूबाई हनगल है, इनका संस्कार है। तो पिताजी या दादाजी हमेशा इनके गायन को सुनते थे। मेरी दोनों बुआएं आकाशवाणी में गाती थी, कन्नड़ संगीत गाती थी, भक्ति संगीत गाती थी, और एक बहुत ही सांगीतिक माहौल रहा। तो शुरुआत से ही संगीत को सीखना हमारे घर में कंपलसरी था। तो उस तरह से संगीत का थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन मुझे हुआ, वाचिक अभिनय का इंट्रोडक्शन हुआ, और जाने अनजाने लेखकों को पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और फिर मैं हिंदुस्तान एंटीबायोटिक स्कूल में थी, बहुत सुंदर लाइब्रेरी हमारे स्कूल की अभी भी, और लाइब्रेरियन बहुत अच्छी थी, वो मुझे इनकरेज करती थी, अब ये पढ़ो, अब तुमने ये पढ़ा है, अब तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। और फिर धीरे धीरे हिंदी लेखकों की तरफ में आने लगी। फिर प्रेमचंद हुए, महाश्वेता देवी हुए, इनकी कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद आने लगा था। और फिर मैंने स्कूल के बाद धीरे धीरे अपने तौर पर एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर करना चाहा, जहाँ पे लोकल हमारे सब दोस्त एक साथ आते थे और कोई नाटक बनाते थे। गणपति में यहाँ पर हर सोसाइटी में आप देखेंगे कि नाटक बनता है, और इतने सुंदर नाटक के शोज़ यहाँ पर लगते हैं। ऐसा लगता है कि गणपति का चलो अपना लोकल होगा, लेकिन ऐसा नहीं। बाकायदा म्यूज़िक पर काम, कॉस्ट्यूम्स पर काम करके लोग यहाँ पर नाटक को सेलिब्रेट करते एक तरह से। पुणे की वैसी परंपरा रही है। और फिर हमने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारा बनाया था, और उसमें नाट्य वाचन हुआ, कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम हुए, ऐसा करना शुरू किया था। लेकिन फिर भी जो मंच मुझे चाहिए था, या जो मैं करना चाह रही थी, उसका डायरेक्शन भी या उसका विजन भी मेरे पास उस वक्त नहीं था। लेकिन ये ज़रूर पता था कि इस साहित्य को लेके, इस कंटेंट को लेके कुछ करना चाहिए, जो अपनी एक पर्सपेक्टिव से, अपनी एक ब्यूटी से लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसा लग रहा था। और फिर 2005 के एंड में भारंगम में अभिजीत जी से मुलाकात हुई। मैंने सोचा है दिल्ली है तो जाना चाहिए, भारंगम जाना चाहिए। और वहाँ पे वो मिले, और उन्होंने कहा पुणे में कैसा माहौल है थिएटर का। मैंने कहा बहुत समृद्ध थिएटर है पुणे का, तो इतने दिग्गज 101 लोग यहाँ पर, कमर्शियल हो, एक्सपेरिमेंटल हो, और जैसे मैंने कहा स्कूल लेवल की कॉलेज लेवल की भी कॉम्पिटिशन, जैसे पुरुषोत्तम करंडक है यहाँ पर। तब तो मैं 16 साल की थी, बस 10वीं पास करके भारंगम गए थे। तो ऐसे उन्होंने कहा कि चलो हिंदी के लिए कुछ है कि नहीं पुणे में। तब मैंने कहा हिंदी के लिए तो कुछ है नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या आप करना चाहेंगे हिंदी में? मैंने कहा हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने ये प्रेमचंद भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत पढ़ने का मौका मिला। तो मैं सोचती थी कि इसको लेके कुछ किया जा सकता है कि नहीं, और बहुत अच्छी बात कही आपने। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, मैं कभी आता हूँ पुणे तो हो सकता है कुछ मिलेंगे, आपका ग्रुप के लोगों को भी आप लेके आइए, और मैं भी अपने कुछ ग्रुप के लोगों को लेकर आता हूँ और कुछ करते हैं। और फिर वो सचमुच आ गए। मतलब ऐसे तो कई सारे लोग मिलते जो कहते हैं कि मिलते हैं, आते हैं, करते हैं, और वो सचमुच आ गए। और उन्होंने एक दिन कहा कि मैं आ गया हूँ तो कुछ करें क्या। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तब सर ने वो FC कॉलेज के नीचे जहाँ जो जगह बताई, वहाँ पर बातचीत चली रही थी, तो हम लोग मिलने लगे। हम लोगों ने कोर्ट मार्शल का वाचन शुरू किया, और इसको कैसे इसका रंगमंचन करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होने लगा। और फिर उसके बाद में हमारा एन इवनिंग विद चेखव का पहला शो हमने बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में करने का करने का ठाना। और तब जैसे सर ने भी बताया कि बहुत मतलब एक्सेप्टेंस नहीं था हिंदी का। तो मैं कहते थे हिंदी कोई नहीं देखेगा यहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा है मराठी यहाँ पर कि कोई हिंदी की तरफ क्यों आए। तो बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था कि चलो जो मराठी लोग हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी नाटकों के बारे में, नाटककारों के बारे में नहीं जानते, वो नाटक इनके पास में लेकर आए जो ऑलरेडी इतनी रिच और कल्चर्ड ऑडियंस है, तो उनसे जो रिस्पांस मिलेगा शायद वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, वो कुछ अलग होगा। और फिर इस तरह से स्वतंत्र थिएटर के साथ 2006 से अविरत यात्रा शुरू हुई। अच्छा, स्वतंत्र थिएटर आपका जो थिएटर है सर, जी, मैम आप दोनों लोगों ने मिलकर स्थापित किया था? हाँ, शुरुआत में तो हम दोनों थे। फिर जैसे युवराज सर मिले तो उसको एक पूर्ण स्वरूप आया, वो एक आइडिया मात्र थी। फिर युवराज सर भी आए। युवराज सर कौन? युवराज ये जो से थे, पत्रकार सर। हाँ, युवराज सर। जी मैम। और उसके बाद अभी तक मैम
उसके बाद तो शुरुआत के कुछ दिन जैसे कि हमें बिल्कुल पता था कि किस तरह के ऑडियंस, या हमें पता भी नहीं था कि किस तरह के ऑडिटोरियम को भी बुक करना चाहिए। तो जो ऑडिटोरियम मिल जाता था जहाँ पर टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस है, टेक्निकली चैलेंजेस है, वो भी हम लोग बुक कर देते थे कि चलो शो करते रहे। और बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में जुड़ते गए जो हिंदी जो मराठी भाषी नहीं है और जो एक इस तरह के प्लेटफॉर्म की खोज कर रहे थे, और वो धीरे 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 जुड़ने लगे। और क्योंकि वो वैक्यूम था, मतलब वो वैक्यूम था कि हिंदी रंगमंच करना चाह रहे लेकिन पुणे में तो नहीं मिलता है, तो इससे धीरे 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 लोगों को जैसे पता चलने लगा वैसे जुड़ने लगे। और फिर हमने इसको एक प्रॉपर एक सिलेबस के तौर पर हमने उसमें सोचा कि जो लोग आ रहे, कई बार ऐसे भी लोग आते थे, कहते थे कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ भाग के, क्या आपके पास में आकर कुछ दिन नाटक कर सकता हूँ, तो फिर मैं मुंबई चला जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि आप अचानक से उठो और बॉम्बे चले जाओ और आप एक्टर बनोगे। तो यहाँ पर आओ, नाटक को देखो, समझो, सीखो। इसमें लीडरशिप बनती है, इसमें वाचिक अभिनय है, आंगिक अभिनय है, आहार्य अभिनय, सात्विक अभिनय, इन सारे अभिनयों को एक्सप्लोर करो, समझो, जानो, पढ़ो, तभी फिर आप डिसाइड करो कि आपको आगे एक्टर बनना है, एक्टिंग में ही करियर करना है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को गाइड करने से लेकर अलग अलग लोग जो जुड़ते चले गए, जो नाटक करने के लिए जुड़ते रहे, और ये कारवा मतलब फैलता गया, बहुत अलग अलग लोगों के साथ में भी काम करने का मौका मिला। जी। अच्छा मैम, ये जो नाटक आपने नादिरा ज़हीर बब्बर का जी जैसी आपकी मर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये प्ले है क्या और क्या इसका मंचन आपने कब किया, पहला मंचन? मुझे तारीख तो याद नहीं, मैं तारीख आपको कहाँ पे किया था? ये सर ने डायरेक्ट किया हुआ FTI में हमने किया था जी। उसके बाद हमने जो मैंने डायरेक्ट किया था वो हमने इसी प्रांगण में किया था, हमारे फेस्टिवल में। जी। तो तब ये इस नाटक को देखने का जो मेरा नज़रिया था वो ये था कि अभी की जो आज की जो नारी है वो कहीं ना कहीं बहुत बोझ के तले दबी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब हम एक वेस्टर्न नारी को देखते हैं जो बहुत आउटस्पोकन है, जो अपनी बात को बिल्कुल बेबाकी से रख सकती है, और यहाँ पर हम लोग उस बेबाकी को, उस आउटवर्डनेस को तो मतलब उसको हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम इतनी सारी जिम्मेदारियों के तले ढोए हुए हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि हमें हम उसको लेकर के ना अपनी सांत्वना करने लगते हैं, नहीं मुझे तो ये है ना, फिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ। अभी वो करेक्ट बैलेंस करना है, या करेक्ट प्रायोरिटाइज करना है, या आपको मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो विजन है, उसके लिए आपको काम करना है, आपको उसको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ते चलना है। इन सारे परिप्रेक्ष्य, इन सारे विचारों को हमने एक बैठक में डिस्कस किया था कि क्या लगता है आज की नारी क्या है। आज की नारी के पास वो फ्रीडम है, जैसे उसमें जो दीपा का कैरेक्टर है, फिर उसके बाद वर्षा आती है, तो वर्षा कितनी, वो कॉलेज गोइंग गर्ल है, इसलिए वो कितनी आउटस्पोकन है, कितने अच्छे से उसने अपनी बात को रखा, मतलब बहुत बोल्डली उसने अपनी बातों को रखा। वही सुल्ताना है जो लगती है कि बिल्कुल फंसी हुई है, वो कहीं से कहाँ से बाहर आएगी। जब तक उसने अपने पति का कत्ल नहीं कर दिया तब तक वो बाहर नहीं थी। तो क्या यही एक सल्यूशन है कि आप उसको मार दो या आप उसको हिंसा से ख़त्म कर दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इन सारे विषयों की चर्चा को लेकर हमने सोचा कि चलो इसको एक नए पर्सपेक्टिव से किया जाए। दीपा वर्षा से मिले, वर्षा सुल्ताना से मिले, सुल्ताना बबली से मिले, और ये मिलते मिलते करते 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 अपनी अपनी कहानियाँ बताए, और इन कहानियों के ज़रिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक गेंद ऐसा भी फेंके समाज की ओर कि हर पुरुष सोचे कि क्या हम कहीं ना कहीं वैसा नहीं लेकिन उसके जैसा क्या बर्ताव करते हैं, और हर स्त्री ऐसा सोचे कि क्या मैं कहीं ना कहीं इसी घेरे में घिरी हुई हूँ। तो ये जो रिफ्लेक्शन का जो एक मोड़ था, इसके तहत मैंने इस नाटक को डायरेक्ट करना चाहा। जी। अच्छा मैम, इस नाटक की प्रस्तुति की शैली क्या, लोक नाट्य शैली में किया था, यथार्थवादी, एब्सर्ड या सांगीतिक, या फिर कुछ और? यथार्थवादी शैली थी कि किस शैली में किया था? यथार्थवादी शैली ही थी। यथार्थवादी। अच्छा मैम, इसकी मंच परिकल्पना कैसी थी? प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग किस प्रकार किया था, कुछ याद है आपको? प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत ही मिनिमल यूज़ की थी। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या यूज़ किया था? मुझे याद है बबली का दिखाने के लिए केवल एक दुपट्टा हमने इस्तेमाल किया था, दीपा के लिए सिर्फ एक
घोड़ा इस्तेमाल किया था, जिसे हम मतलब वो उसकी रफ्तार भी है, और कहीं ना कहीं उसको उस रफ्तार को ना देखते हुए उसको एक खिलौने की तरह रख के उसको बस उधर ही ख़त्म कर दिया उसकी फैमिली ने कि ये तुम्हारा खिलौना है, इसके साथ खेलो हो जाएगा। लेकिन अगर उसको देखे तो ये भी है कि वो उसकी रफ्तार है, या वो घोड़े जैसे दौड़ सकती है, या उसमें वो काबिलियत है, उसका वो एक सिंबल हमने बनाया था। तो वो हुआ। बबली का घूंघट है, लेकिन क्या उस घूंघट के पार भी वो देख सकती है, या उसने उसके आंखों को अंधा कर दिया है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल की थी। घोड़ा किसका बताया मैम? दीपा का। अच्छा, दीपा का। जी मैम, यही 2 प्रॉपर्टीज आपने यूज़ की थी। अच्छा, सिंबॉलिक रूप से भी यही प्रयोग हुआ था आपका, दुपट्टा और घोड़ा ना मैम? अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य, आपने इस प्रयोग के पीछे क्या उद्देश्य रहा था, ये प्रॉपर्टीज का प्रयोग आपने किया था? उद्देश्य यही था कि उससे एक मेटाफर क्रिएट कर सके, उससे उस प्रॉपर्टी के ज़रिए उस कैरेक्टर के कैरेक्टराइजेशन को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की थी कि क्या क्या कुछ वो प्रॉपर्टी उस कैरेक्टर के कुछ ऐसे अंगों को भी प्रदर्शित कर सकता है जो कैरेक्टर बोल नहीं रहा है, या वो कैरेक्टर दिख नहीं रहा है। तो वो प्रॉपर्टी उसके लिए यूज़ की गई थी कि कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को और अंडरलाइन कर सके। जी। अच्छा मैम, चरित्रों को कैसे गढ़ा है आपने? जो नायिका, पहला तो नायिका है जो स्त्री पात्रों को दिखाया, उनके चरित्र कैसे हैं आपके अनुसार? दीपा मुझे लगता है फाइटर है बहुत। जी, दीपा को आपने फाइटर की तरह दिखाया है। हाँ, वो जिस तरह से सबकी नकल भी उतार लेती है। ओके। वो जिस तरह से अपने घर में क्या चल रहा है इतना ओपनली भी बता देते हैं, और उसको रिक्रिएट करके भी वो बता रही है जी। कि ऐसे हुआ था कि पापा मुझे घसीट के लेके गए और उन्होंने मुझे बंद कर दिया, और मैं चिल्लाती रही पापा खोलो। यदि वो फाइटर नहीं होती तो वो बड़ा, और फिर पापा मुझे ले गए, वो एक अंग से एक तरह से अपनी कहानी को बताती। लेकिन चूंकि वो एनैक्ट करके दिखा रहे तो कह रही कि ऐसा किया था मेरे साथ में, ऐसा किया था, और मैं ये नहीं चाहती हूँ मेरे साथ हो, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ हो, लेकिन ऐसा हुआ। जैसे वो दादी की भी नकल उतारती है, तो मैंने तो उसमें बिल्कुल बेरिंग लेके कि दादी कहने लगी, अरे रामचरण बेटा, तू तो इस लड़की को गिरा ही दे। तो जिस तरह से सब पात्रों का मजाक उड़ाते हुए वो बिटिया चलती है, तो मुझे लगता है कि बड़ी फाइटर है वो, बहुत बहुत सबसे लड़ सकती है, उसमें वो काबिलियत है। वो रोते हुए बैठी नहीं है कि अरे मेरे साथ ऐसे हो गया, और दादी ने ऐसे बोला, फिर माँ ने ऐसे बोला, फिर बहन भी गुजरी, तब भी उसको समझ में आ रहा था कि कैसे मेरी बहन के साथ में गलत हुआ, पीलिया हो गया था। वो ऐसे नहीं वापस वहाँ पर उदास होकर बता रही है कि ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। वो बोले मेरे भाई को तो होता है, मेरे भाई को छींक आती तो यहाँ ले जाते, लेकिन बहन को नहीं लेके गए। ये इतनी छोटी उम्र में भी उसको समझ में आ रहा है, तो वो बड़ी बेबाक है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की मुझे लगती है। और मैम जो पात्र 4 किरदार है ना, जी जी जी, तो एक तो दीपा और दूसरे किरदार वर्षा चूँकि कॉलेज एज की है, कॉलेज के उम्र की है, तो उसका कनेक्ट ऑडियंस के साथ में इतना सुंदर तरीके से होता है, इतना स्मूथ कनेक्ट होता है। और वो जिस प्रॉब्लम से गुजरी, मुझे लगता है कि इतना रिलेटेबल है, क्योंकि उस समय की, उस काल की हर कॉलेज गोइंग गर्ल ने, उस बैकग्राउंड से आने वाली, वो फेस किया होगा। तो वर्षा थोड़ी डरी सहमी सी है, लेकिन फिर भी उसमें वो जज्बा है कि वो यू नो शी वांट्स टू फाइट इट आउट। वो उसमें वो जज्बा है, वो हार नहीं मान रही है, वो तैयार है कि अभी जो चलते आ रहा है उसको भी हटाओ, लेकिन वो बहुत मेच्योर थॉट के साथ में, जैसे काकू का हुआ, काका ने काकू के साथ किया, वैसा कोई अभी किसी स्त्री के साथ ना करे, ऐसा उसका थॉट है, लेकिन उसको बड़े मेच्योर तरीके से बता रही है। जी मैम, तो ये पहली कहानी की पात्र हैं, और जो 4 कहानियाँ हैं ना मैम इसमें, हाँ, ये दीपा पहले कहानी की पात्र है, वर्षा दूसरे कहानी की पात्र है, तीसरे कहानी की पात्र है सुल्ताना। जी मैम, सुल्ताना के बारे में बताइए। सुल्ताना बहुत डायनामिक है, सुल्ताना बहुत बोल्ड है, सुल्ताना इज अ वुमन ऑफ एक्शन। वो अपने आप को कई जगह महसूस करती है कि वो दबी हुई है,
लेकिन शी इज़ अ वुमेन ऑफ एक्शन। वो दूसरा थॉट नहीं देती है जहाँ तक उसके बच्चों की बात आती है। जब उसके बच्चे उसको किसी कठिन परिस्थिति में नजर आते हैं, वो एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों के लिए कोई भी पहाड़ पार कर दे, किसी भी कठिनाई का सामना कर ले। तो एक ऐसे माँ का उसमें एक रूप उभरता है कि जो अपनी बच्चियों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल सामने है, बिल्कुल आगे है। और चौथे कहानी की पात्र है बबली। बबली का बहुत बुरा लगता है क्योंकि बबली मुझे बहुत फंसी हुई लगती है और पता नहीं कि वो कैसे बाहर आएगी। बबली ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि यही उसकी ज़िंदगी है और अभी इसी से उसको चलना पड़ेगा। तो बबली को करते हुए एक मायूसी सी मुझे हमेशा आती थी कि अरे ये कैसे निकलेगी यहाँ से बाहर। तीनों तो निकल ली, चलिए दीपा तो रुकने नहीं वाली है, वर्षा भी नहीं रुकेगी क्योंकि उसका कुछ ना हो, फैमिली उसके साथ है, उसकी बहन है, उसके पिताजी है, समझते हैं। फिर सुल्ताना तो अपने पति का खून करके आ गई है, लेकिन ये क्या कर सकती है, उसमें ना हिम्मत है। अभी उसको किसी और कैरेक्टर की ज़रूरत है जो उसको उस पदान पर आकर खड़ा करे। अच्छा, पुरुष पात्र कैसे दिखाए हम अपने एज ए ओवरऑल अगर लिया जाए तो? पुरुष पात्र हमने ना बहुत नेचुरल दिखाया एक्चुअली, जैसा है बिल्कुल वैसा ही। उसमें कुछ ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जैसे है वो वैसे, और उनको कोई अफसोस नहीं कि वो वैसे क्यों। जी, इतनी पैट्रियार्कियल सोसाइटी में रहते पुरुषों को ये भी नहीं समझ में आता है कि जो हम कर रहे हैं वो शायद सही ना हो, या उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की, या इसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। दे आर ओके। अच्छा मैम, चरित्रों के संवाद के बारे में क्या कहना है आपका? चरित्रों के संवाद कैसे हैं? चरित्रों के संवाद बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। मतलब मुझे याद है FTI वाले शो में मैं वर्षा का किरदार कर रही थी और एक एक लाइन पर ऑडियंस टच हो रही थी और तालियां आ रही थी और कह रहे थे बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तो ये इतना रिलेट होने वाला कंटेंट है। और हम लोग ऐसे किरदार है जिनकी कहानी हम सुन के भी अच्छा ऐसे हुआ क्या, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, चलिए, और हमारे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ होता है, और वो उस कैरेक्टर के जरिए हमारे सामने कहीं ना कहीं अपनी भी ज़िंदगी खुलने लगती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे बाजू वाली के साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी होता है, उतने प्रमाण में नहीं लेकिन कम या ज़्यादा प्रमाण में। तो कंटेंट और डायलॉग्स बहुत रिलेटेबल और बहुत ही रेलेवेंट लगते हैं, आज के समय के लगते हैं। हर उस सेंसिटिव पर्सन को, हर उस ऑडियंस को मुझे लगता है एम्पैथाइज करता है। ये ऐसा कंटेंट है। अच्छा मैम, इस नाटक में संगीत का प्रयोग कैसे है? नेपथ्य से, किसी और प्रकार से, लाइव संगीत, रिकॉर्डेड संगीत, या और कुछ तरीक़े से? इसमें तो हमने नेपथ्य से किया है। नेपथ्य से ही किया था। कुछ एक पीसेस मैंने रिकॉर्ड किए थे, कुछ रागों को लेकर। रिकॉर्डेड म्यूजिक है? रिकॉर्डेड म्यूजिक जी। अच्छा, संगीत प्रस्तुति की तकनीकी में फ़र्क आप कैसे देखते हैं? संगीत प्रस्तुति में मतलब चाहे या रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, तो उसमें आप पूछ रहे हैं। ओके, तो रिकॉर्डेड क्या हो जाता है, रिकॉर्डेड में अच्छा टाइमिंग का खेल बैठ जाता है। यदि उस मोमेंट पर उस तरह के संगीत का उभार आना ज़रूरी है तो रिकॉर्डेड संगीत बहुत मधुर लगता है, बहुत एप्ट लगता है। और यदि उस फील के साथ में, उस कैरेक्टर और कहानी के साथ में फ्लो होने वाला म्यूज़िक है, क्योंकि लाइव म्यूज़िक अचानक पीक पर नहीं पहुंचता है, रिकॉर्डेड म्यूज़िक में वो ताकत होती है कि वो अचानक पीक पे पहुंच सके। लाइव म्यूज़िक अपना एक एस्टेब्लिशमेंट होते हुए वो पीक पे आता है। तो जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई होते हैं जो सबसे उच्च बिंदु पर पहुँचने चाहिए, तो वहाँ पर रिकॉर्डेड म्यूज़िक काफ़ी सुंदर लगता है। और जहाँ पर किरदार के साथ ही म्यूज़िक बनते दोनों किसी एक उच्च बिंदु पर आने वाले होते हैं, वहाँ पर लाइव म्यूज़िक का प्रयोग। अच्छा मैम, लाइट का प्रयोग आपने कैसे किया है? संदर्भ के अनुकूल, भाव के अनुसार, चरित्र उभारने के लिए, घटना के अनुसार, या फिर आपके अनुसार कैसे किया है? मैंने लाइट्स में इसमें ज़्यादा खेल नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट वाज द किंग ऑफ दिस प्ले। तो इसमें अभिजीत सर ने चूँकि बहुत, मतलब उन्होंने भावनाओं के साथ में वैसा किया था, मतलब बहुत ही सुंदर था।
वो बहुत ही एस्थेटिक था वो प्रोडक्शन जब उन्होंने डायरेक्ट किया था। लेकिन मैंने कुछ गिने चुने स्पॉट्स तैयार किए थे जहाँ पर स्टेज पर, मंच पर चारों लड़कियों की, चारों औरतों की एक एक जगह बन गई थी और वो उस जगह से एसोसिएट कर रही थी। तो वो उसकी स्पेस थी, वो उसका भाव विश्व था, वो उसका किरदार था, वो उसका घर था, सब कुछ था। तो वो 4 स्पॉट्स केवल चरित्रों को एस्टैब्लिश करने के लिए, और चूँकि जैसे मैंने कहा कंटेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो मैंने लाइट्स को या मतलब कलर के माध्यम से खेलना नहीं चाहा। जी, मतलब आपने बस फोकस रखने के लिए पात्रों को उनके ऊपर लाइट फोकस किया है। ओके, पात्र को फोकस में लाने के लिए या उसका एक, उसकी स्पेस, उस कैरेक्टर की अपनी एक जगह, उसकी एक अपनी स्पेस बनी है, उसका एक वजूद दिखे, पात्र के वजूद को दिखाने के लिए। वर्तमान में आप इस प्ले को कैसे को रिलेट करते हैं मैम? वर्तमान में ये प्ले एक्चुअली अभी मैं इतने न्यू जनरेशन से कनेक्ट कर रही हूँ, इतने न्यू जनरेशन को देख रही हूँ, और मुझे लगता है कि अभी कुछ अलग तरह के ही प्रॉब्लम्स इन सारी लड़कियों में आज दिख रहे हैं। साइबर क्राइम रिलेटेड हो गए हैं, मतलब इसने मेरा फ़ोटो ले लिया, कैसे ले लिया, या फिर प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि स्टॉकिंग करना इंस्टाग्राम पे। तो ये साइबर से जुड़ा हुआ जो है ना, वो अंग अब ज़्यादा, मतलब मोर देन कि आमने सामने आकर कोई छेड़छाड़ करे, या आमने सामने आकर कोई, जैसे वर्षा को या जैसे सुल्ताना को भी उसके पति कर रहे थे, तो वो प्रमाण, मतलब अगर मैं दीपा को देखूँ, दीपा जैसी लड़कियां तो मतलब आज के ज़माने में है ही नहीं। मैंने इतने पेरेंट्स ने उनको इतना सब कुछ दिया। अभी हम लोग विशाखापट्टनम होकर आए, और मैंने वहाँ पर एक बहुत, इस वर्ग के साथ में जो दीपा की उम्र के होंगे, उस वर्ग के करीब 40 बच्चों के साथ में वर्कशॉप किया, और मतलब इतनी बोल्ड और इतनी कॉन्फिडेंट है ये लड़कियां, बहुत ही गिनी चुनी लड़कियां इस तरह की होगी। और ये तो सारी, चलिए ठीक है, मिडिल क्लास हाई क्लास की थी। फिर मैंने वर्कशॉप उन बच्चों के साथ भी की जो गवर्नमेंट स्कूल की थी जी। और वो भी अपने आप में इतनी आउटस्पोकन और इतनी कॉन्फिडेंट मुझे महसूस हो रही थी जी। तो शायद पिताजी की जिद ये हो सकती है कि बेटा तुम ये ना पढ़ो, ये पढ़ो, तुम इसी में करियर करो। लेकिन उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि दीपा जैसा कैरेक्टर ज़्यादा आज रिलेट हो पाएगा जी। और दूसरी बात, जो वर्षा का प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि आजकल स्टॉकिंग का या साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है जी। और सुल्ताना जैसे कैरेक्टर्स आई एम श्योर एग्जिस्ट करते होंगे जी। क्योंकि उस वर्ग से, जिस वर्ग से वो है, उस वर्ग में ऐसे प्रश्न होते हैं। जैसे अभिजीत सर ने भी आपको बताया, उस्मानाबाद में हमने स्ट्रीट थिएटर के माध्यम से इतनी सारी औरतों के पास पहुंचे थे और हर औरत, डोमेस्टिक वायलेंस का, हर एक औरत मतलब किसी भी तरह के, मनी वायलेंस हो, फाइनेंशियल वायलेंस जिसे हम कहते हैं, मानसिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं, या सेक्सुअल वायलेंस जिसे हम कहते हैं, उसकी शिकार कहीं ना कहीं है ही। जी। तो ये दोनों पात्र तो आज भी रिलेटेबल होंगे, लेकिन दीपा और वर्षा के परिप्रेक्ष्य से मुझे लगता है कि कुछ एक बदलाव आज के ज़माने में, मतलब प्रॉब्लम्स वही है, उनका तरीका जी बदल रहा है। जी। अच्छा मैम, अपने पुरुषों के साथ जो महिला निर्देशिकाएं आ रही हैं, उनका आप रंगमंच के विकास में किस तरीके से योगदान देखती हैं? जो बहुत ही पावरफुल है सारी महिलाएं, मतलब अनुराधा कपूर जी का मैंने नाटक देखा था, उसके बाद मैंने भी महिला निर्देशकों में हाँ, हमारे पुणे में ही है शुभांगी दामले जी, या विभावरी देशपांडे जी है जो ग्रिप्स बच्चों को लेकर के नाटक करती है। तो इन औरतों की जो सेंसिटिविटी है ऐसे, मतलब बच्चों के नाटक लेकर आने में, या शुभांगी दामले जी की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत अद्भुत है। मतलब वो ऐसे बिंदुओं को उजागर कर देती है जो ऐसा लगता है कि अरे हाँ, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है। तो शायद औरतों के पास वो एक मदरली भाव होने की वजह से, या एक कहे कि क्योंकि वो ज़्यादा पात्र जीती है अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी, तो उसका जो एक टच है वो, या मेरी दोस्त है केतकी पंडित जिन्होंने एक बहुत सुंदर एक पात्री नाटक डायरेक्ट किया था। वो उस पूरा शादी के ऊपर वो पूरा सीन था, और वो जिस तरह से शादी में
घर की औरत का जो हाल हो जाता है उसको बहुत सुंदर से दिखाती है। तो ये शायद औरत ही समझ सकती है कि उस औरत का हाल बेहाल हो गया, यहाँ देखो वहाँ देखो, पुरुष तो अपना बोल के ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो औरत किस अलग अलग सिचुएशन से जाती है वो उसने दिखाया है। तो ये टॉपिक्स भी शायद सिर्फ महिला डायरेक्टर उठा सकती है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे लड़कों को ऐसा बना दिया ना कि उनको पता ही नहीं चलता, अच्छा मेरे कपड़े धुल भी गए, अच्छा खाना बन जाता है, मतलब उनको लगता है मम्मी तो हाथ में परोस के दे देती है। तो जब बीवी आती है तब उनको पता चलता है अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा तुम ऐसा करना पड़ता है कि इतना टाइम लगता है क्या। तो ये अवेयरनेस ये इस जनरेशन में अगर आ जाती है इस तरह की, तो ये स्त्री दिग्दर्शिकाएं, स्त्री निर्देशक बहुत बखूबी कर रही है। जी। अच्छा, इस नाटक के मंचन में लेखिका के मूल आलेख से आपने नया क्या किया है? कुछ जो मूल आलेख कहानी उन्होंने जो लिखा है नाटक, जी, उससे अलग क्या क्या किया आपने? वर्षा के किरदार में मैंने थोड़ा सा बदलाव किया था, इन द सेंस कि उसमें जो रेफरेंसेस है वो मैंने हमारे पुणे के मतलब रीजनल इसके हिसाब से थोड़े बदले थे। मतलब हमारा इमीडिएट जो रीजन है जहाँ वो जूस पीती है या जहाँ वो सोचती है कि लड़के क्या सोचते हैं कि इस सिनेमा हॉल में लेके जाएंगे, तो उस सिनेमा हॉल का नाम लेके बाकायदा, तो ताकि उसकी रिलेटिविटी बढ़े, तो उसको रिलेट करने के लिए हमने उन सारे जगहों का नाम लिया या उन सारे जगहों को जोड़ा जो लोग बहुत आसानी से यहाँ पर जानते हैं और बहुत इजीली रिलेट करते हैं। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति को आप कैसे देखते हो पुणे में? पुणे में रंगमंच बहुत प्रॉमिसिंग है। हिंदी रंगमंच, हिंदी रंगमंच काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो चुका है ऐसा मैं कहूँगी, क्योंकि अभी स्वतंत्र थिएटर की पहचान हो कि हाँ स्वतंत्र थिएटर का नाटक है तो ये बहुत अच्छा हिंदी नाटक देखने को मिलेगा, या फिर जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया है वो रेगुलर मंचन कर रहे हैं, और जिस तरह से बाहर से भी लोग आ रहे हैं और अपना हिंदी नाटक यहाँ पर करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस भाषा की क्या कह सकते हैं, उस भाषा से जो आत्मीयता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उसका पेस बहुत ही स्लो है। क्योंकि जैसे हम लोग वो कर रहे हैं जाग उठा है रायगढ़ अभी, तो मैंने जिनको भी कहा कि हम लोग जाग उठा है रायगढ़ हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी में नहीं देखना चाहते हम लोग, वो मराठी है, मतलब वो मराठी टेक्स्ट है, तुम उसको हिंदी में करके क्यों, हम हिंदी नहीं देख सकते। मतलब ये मराठी लोगों का ऐसा है, जिन मराठी लोगों को हम लेकर आना चाहते कि देखिए इस तरह का भी नहीं, वो हमको नहीं होता है बाबा, लेकिन हिंदी सीरियल देख सकते हैं। जब मैं कहती हूँ फिर आप हिंदी सिनेमा तो देख लेते हैं, हाँ ये तो सही है, सिनेमा देख लेते हैं हम लोग, मूवी देख लेते हैं, लेकिन वो रायगढ़ और सिहर कैसे देख सकते हैं हिंदी में। ये मतलब वो भाषा को लेकर थोड़ा सा ये है कि नहीं मज़ा आएगा, ये एक धारणा है, लेकिन फिर भी मतलब है धीरे धीरे उभरते हुए, मतलब उभर रहा है, आप बोल रही हैं उभर रहा है, बहुत ही बेसिक लेवल पर उभर रहा है। पुणे में मराठी रंगमंच तो प्रोमिनेंट स्थिति में है, हिंदी रंगमंच उभर रहा है, ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस राज्य में रंगमंच के बारे में कोई धारणा हिंदी रंगमंच को लेके? मुझे लगता है कि राज्य तो बहुत इनकरेज कर रहा है। मतलब देखिए 61 ईयर से हिंदी राज्य नाट्य स्पर्धा यहाँ पर आयोजित होती है। अच्छा। तो मराठी राज्य नाटक को 62 ईयर्स हो गए, लेकिन उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी राज्य नाट्य की स्पर्धा आयोजित करना शुरू किया। मैं समझ सकती हूँ कि शुरुआत में बहुत ही कम संघ होंगे जो इसमें प्रतियोगिता में उतरते होंगे, लेकिन उस बहाने हिंदी नाटक ढूंढ रहे, हिंदी नाटक लिख रहे हैं, कहाँ से। मतलब इस बार तो करीब 70 एंट्रीज थी जिसमें हमने भी किया, हमारा नाटक जिसमें जीता। तो परभणी जैसे छोटे छोटे गांव से, महाराष्ट्र के इतने सोलापुर से, ऐसे छोटे छोटे गांव से भी हिंदी नाटक, और मैं सारे नाटक देखने के लिए जाती थी कि चलिए देखते हैं कि ये बच्चे कर क्या रहे, ये बच्चे क्या सोच रहे हैं, कहाँ कौन से नाटक पढ़ रहे हैं। तो मतलब राज्य के तौर पर और गवर्नमेंट के तौर पर मुझे लगता है ये बहुत एनकरेजिंग मूव है, और मतलब उसके अवार्ड विनर्स को सम्मानपूर्वक बुलाकर उनको अवार्ड भी दिया जाता है, पैसे भी मिलते हैं। तो हमें भी लाख भर रुपए के अवार्ड्स इस बार मिले, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब कोई मराठी, मतलब कोई एक भाषा बोलने वाला राज्य दूसरे भाषा को भी एनकरेज करे। खैर हिंदी तो राजभाषा है, ये है, लेकिन फिर भी इस तरह का एनकरेजमेंट कि आप नाटक कीजिए, नाटक की मूवमेंट सदैव अविरत चलनी चाहिए, ये एनकरेजमेंट बहुत
इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नाटक कहाँ कहाँ से हिंदी नाटक आते हैं मैम? कहाँ कहाँ से, मतलब परभणी, सोलापुर। परभणी तो इतना छोटा सा शहर है। परभणी, नासिक जी, तीसरा सोलापुर। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली। कंपटीशन में नाटक आते हैं, बोल रहे हैं। हाँ। जी मैम, परभणी, नासिक, कोल्हापुर, सातारा, सांगली। कोल्हापुर, सातारा, सांगली, मिरज। क्या मैम? मिरज। मीरज। तो यहाँ पे पुणे और मुंबई जैसा हिंदी थिएटर नहीं है, बस इसके लिए आते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा विकास इन जगहों पर नहीं है। एक यदि जीतता है तो फिर वहाँ पर उसके 5-6 नाटक के प्रयोग हो जाते हैं। Okay. कुछ और लोग देखते हैं, उनसे कुछ और लोग जुड़ते हैं। ये वो मूवमेंट चालू रहता है, वो इग्नाइटेड रहता है, ठंडा नहीं पड़ जाता है। जी। इस बहाने क्यों ना हो, चालू रहता है। ओके। अच्छा मैम, पुरुष निर्देशक जो इस क्षेत्र में हैं, उनकी भूमिका कैसे देखती हैं, और आपको उनके नाम पता है, पुरुष निर्देशक यहाँ पे जो हैं हिंदी में? हाँ, हिंदी में कौन है? मतलब एक तो शेखर सेन जी ही है, उनका एक सोलो हम लोग देखते हैं, मतलब हम बहुत। शेखर सेन सर है। और सर मैम, उनका सोलो मिल जाएगा, यूट्यूब पे है। हाँ। शेखर सेन सर, एक तो सर होगा, और हाँ, विजीत सर जी, और गिरीश परदेसी है जो XNSD है, वो भी यहाँ पर नाटक करते हैं। गिरीश परदेसी जी। उसके बाद हमारे विद्यानिधि बनारस सर है, जो भी NSD से है। विद्यानिधि? हाँ। बनारस से? यहाँ के नहीं है? नहीं है, तो कह रहे नाम बनारस से। बनारस से करते? विद्यानिधि प्रसाद बनारस से। अच्छा, विद्यानिधि करते हैं यहाँ पर पुणे में। तो बहुत अच्छा है, मतलब बनारस सर का भी मतलब ये लोग काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं रंगमंच के विकास में भूमिका है। हाँ। हिंदी रंगमंच ना मैम? हिंदी रंगमंच, जी। पहला किसका कहा तुमने? शेखर सेन सर, अभिजीत सर, गिरीश परदेसी सर, विद्यानिधि प्रसाद बनारस जी। अच्छा, महिलाओं में मैम? महिला निर्देशक मुझे नहीं पता पुणे में हिंदी के। एक आप हैं, और जया जी को तो सुना है, लेकिन जया जी का नाटक देखने का अभी तक मौका नहीं मिला मुझे। जया सरकार जी। धनश्री मैम, बस 2 लोग जी। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों का इस क्षेत्र तथा राज्य के रंगमंच के विकास में क्या भूमिका, कैसी भूमिका देखती हैं? इस क्षेत्र में तथा इस राज्य के रंगमंच के विकास में हाँ क्योंकि 2 ही निर्देशिका हैं आप बता रहे हैं जी, और ये मैम राइटर ज़्यादा है मैम। ये राइटर ज़्यादा है, डायरेक्ट की हुई मैं याद करती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं ऐसा नाटक हिंदी का महिला निर्देशक का देखा हो। तो यदि मतलब अगर महिला निर्देशिकाएं आती, हाँ, केतकी पंडित उन्होंने भी हिंदी, जो मैंने कहा था, एक नाटक निर्देशित किया था, लिखा भी था। केतकी पंडित हिंदी रंगमंच के विकास में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तो नहीं किया इन लोगों ने। हाँ। मतलब 2 लोगों ने, आप कर रहे हो अभी विकास में भूमिका, मध्यम भूमिका या भी चल रही है? भूमिका तो है भूमिका आप लोग की वजह से तो मैम हिंदी रंगमंच है यहाँ पे, नहीं तो साफ है। तो वही है ना, इतना कंटिन्यूस, और वो मोमेंटम हमने मतलब वो बचा के रखना, बस वही था कि हर महीने अब नाटक लेकर आना ही है। कुछ भी हो जाए, फिर वो नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। वही, इसीलिए मैंने लिख दिया आपका योगदान। जी। महिलाओं के रंगमंच में भागीदारी कैसी, मतलब एक्ट्रेस या थिएटर में और भी महिलाएं, जैसे प्रोडक्शन में
पीछे लाइटिंग इन सब में कैसा योगदान आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्या आपको लगता है? हमारे यहाँ से तो बहुत ऐसी एक्ट्रेसेस तैयार हुई जो बहुत बखूबी बैक स्टेज भी करती है। और हमारे हर प्रोडक्शन में, मतलब हम चूँकि चिल्ड्रन प्रोडक्शन भी करते हैं, तो हमारे चिल्ड्रन प्रोडक्शन का पूरा बैक स्टेज, क्योंकि बच्चे हैं तो उस तरह से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हों जो कॉस्ट्यूम में रहे या मेकअप में रहे या उनको प्रॉप्स हैंडओवर करने में रहे, वो सारी लड़कियां रही है। और बहुत ही अमेजिंग कंट्रीब्यूशन रहा स्वतंत्र थिएटर में। तो 17 सालों से हमारे हर बैक स्टेज टीम में हमेशा लड़कियां रही हैं। फिर वो चूकता से अंधेरे में टेबल रखने से लेकर हो या मेकअप के रिक्वायरमेंट को समझते, मतलब वो मेकअप वाला नहीं, लेकिन कैरेक्टराइज मेकअप जो होता है। इस बार हमारे नाटक सियर उठी थी मोतिया में मेकअप को भी प्राइज मिला है। तो शिवाजी महाराज और उनके जो मावड़े थे, उनकी जो सेना थी, उनका एक तरह का मेकअप होता था कि वो पूरा पीला करते थे अपना फोरहेड, और उस पर लाल रंग की बिंदियाँ बनती थी। तो एक मतलब वो जो वाइब्रेंस है उस काल का, उस एरा का, उस कैरेक्टर का, वो समझकर हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन फीमेल बैक स्टेज आर्टिस्ट बनी है। अच्छा, फीमेल बैक स्टेज आर्टिस्ट। और कहीं मैम? म्यूज़िक में आप पूछ, जैसे अलग अलग फील्ड में, हाँ, म्यूज़िक में, प्रोडक्शन मैनेजिंग में, उसके साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेट, म्यूज़िक, लाइट्स में अभी तक किसी लड़की ने नहीं दिया है योगदान, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में लाइट्स छोड़कर, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्वतंत्र थिएटर में दुर्गेश्वरी शर्मा करके हमारी स्टूडेंट है। फिर उसने हैदराबाद में बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, अभी वो काफ़ी अच्छा कर रही है। तो शी वॉज हार्ड कोर बैक स्टेज आर्टिस्ट। मतलब खड़े रहना। कौन है? दुर्गेश्वरी शर्मा है, आयुषी आनंद है। दुर्गेश्वरी शर्मा, आयुषी आनंद, ये लोग किस में हैं? ये आयुषी आनंद तो पूरा प्रोडक्शन और मेकअप, और दुर्गेश्वरी शर्मा प्रोडक्शन। ये लोग यहीं की हैं मैम? हाँ, ये लोग यहीं के। स्वतंत्र थिएटर। ग्रुप मैम का, आप लोग का ना मैम? अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में या नाटकों के कथ्य में कैसा परिवर्तन आया है? महिला निर्देशकों का, जैसे मैंने कहा कि जी बहुत, क्योंकि वो क्या कहे, मतलब क्योंकि वो खुद इतने किरदार जीत कर आती है, तो उनके पर्सपेक्टिव में ज़रूर एक विस्तृतता देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है वो, और वो मतलब विस्तृतता ही नहीं, उसमें की जो डिटेलिंग है, उसमें की जो बारीकी है, वो भी हमसे नहीं छूटती। डिटेलिंग एक तो, हाँ, नुआंस हुआ, किसी एक इमोशन का नुआंस हुआ, वो एक एक्टर को समझाने में या उस कैरेक्टर को गढ़ने में मुझे लगता है कि महिला निर्देशक बहुत बखूबी से उन सारे नुआंसेस को, बारीकियों को पकड़ सकते हैं। जी, एक तो डिटेलिंग ज़्यादा होती है, बारीकी ज़्यादा होती है, और मतलब विस्तृत है, मतलब वो अच्छा, कैरेक्टर की रिलेटिविटी हो, उस कैरेक्टर का एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी, चरित्र का लार्जर पर्सपेक्टिव दिखता है। जैसे अभी हम लोग बड़े भाई साहब कर रहे थे, तो उसमें बड़े घर की बेटी कर रहे थे जी। तो उस बेटी को जब मैं डायरेक्ट कर रही थी, तब मैंने कहा वो सोचो वो वहाँ कैसी होगी, मतलब उसका, और मतलब आज के अभी के सीन को ना देखते हुए उसकी पूरे जिंदगी को देख कर आओ और अब करो, तो वो पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि वो महिला ज़्यादा बेटर। अच्छा, महिला का पर्सपेक्टिव भी अलग से। जी। अच्छा मैम, सरकार रंगमंच के क्षेत्र में यहाँ पे क्या काम कर रही है? कुछ मदद कर रही है कि ऐसे ही? हिंदी को तो नहीं कर पाती है सरकार, हिंदी रंगमंच के लिए कोई योगदान नहीं कर रही है? कोई योगदान नहीं कर रही है, सिवाय वही राज्य नाट्य की स्पर्धा है, जो कि जिसके लिए हिंदी रंगकर्मी महाराष्ट्र में जो हिंदी करना चाहते हैं वो रुकते हैं, और वो बहुत अच्छे से भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ खास नहीं देखने मिलता है। आप सरकार से कैसी भूमिका चाहती हैं? हम
चाहते हैं कि जो सचमुच इतने ईमानदारी से और इतने बिना रुके जो रंगमंच कर रहे हैं और वो भी हिंदी जैसे रंगमंच को यहाँ पर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें फंड्स अनुदान के तौर पर हमारे काम को और नेक्स्ट लेवल तक और कहाँ एक्सपोजर मिलने के तौर पर, और मुझे लगता है कि हमारे साथ हमें उस मुख्य प्रक्रिया में, उस प्रवाह में लाया जाए जहाँ पर हम अच्छे लोगों से इंटरेक्ट कर सके बहुत आसानी से। हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर हम मतलब हिंदी रंगमंच का एक संगठन बने, एक गठ बने जहाँ पर इंटरेक्शन होता रहे, जहाँ पर ऐसा कोई तरीका हो जिससे अगर कुछ, जैसे हमने सोचा कि अंधायुग करना है, लेकिन अंधायुग करने के लिए उस तरह का बजट नहीं है, उस तरह के रिसोर्सेस नहीं है, तो वो अवेलेबल हो जाए। अगर कोई नाटककार इस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन को, इस तरह के प्रयोग को करना चाहता है तो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की जो रेड टेपिज्म है, मतलब एक ऑडिटोरियम बुक करने में जो हमारी हालत हो जाती है, या इतने सारे लोगों के थ्रू गुजर के उस मेन पर्सन तक पहुंचना पड़ता है। जो रेड टेपिज्म का पूरा जाल अंडर द टेबल, ओवर द टेबल बिछा हुआ है, इसको पार करते करते हमारी कलाकृति एक अलग तरफ रह जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में हम उलझ जाते हैं। और वो अब नहीं चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में लगे पड़े हैं और काम बहुत कम। एक तो अनुदान मिले, आप जो बोल रहे हैं लोग ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, दूसरा रेड टेपिज्म खत्म हो, और मैम एक क्या एक्सपोजर, मतलब थिएटर है आपको करने के लिए, थिएटर सस्ते हैं? नहीं है, हाँ नहीं है, वही तो मतलब थिएटर सस्ते चाहिए। और जैसे नागपुर वगैरह इन प्रदेशों में हिंदी काफ़ी बोली जाती है, लेकिन फिर भी सरकारी कार्यक्रम भी वहाँ पर कई सारे होते हैं। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है कि इस सरकार के इस फंक्शन में हिंदी नाटक महाराष्ट्र से ही बुला करके वहाँ पर किया जाए? तो इस तरह के जो एक्सपोजर्स है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, थोड़े नहीं बिका जाए तो नागपुर जैसे जगह पर या मुंबई जैसे जगह पर हिंदी बोला जाता है, हिंदी बोलने वाली, हिंदी को जानने वाली ऑडियंस है, उन क्षेत्रों से शुरुआत की जा सकती है कि जो इस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बुला के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करने में हमारी सहायता हो। तो अच्छा, थिएटर सस्ते दाम पर हो, क्या बोली मैम अभी आप? नेटवर्किंग। हाँ, अब कई लोग हमें कहते हैं कि आप इतने सालों से कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। अभी बहुत बड़े बड़े हस्ती आए थे, हमारा एक नेशनल बुक फेयर यहाँ पर होने वाला है, तो हमने कहा हम लोग हिंदी करते हैं यहाँ पर, और आप बोलते हैं आप हिंदी कर रहे हैं पुणे में, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। तो ये तो कम से कम अगर एक ही संस्था है जो पूरे महाराष्ट्र भर में, अगर आप कह सकते हैं हिंदी कर रही है, तो इसका ज्ञान नहीं है जी। जो कल्चरल सेक्टर्स में भी जो योगदान दे रहे हैं, तो इस तरह के नेटवर्किंग से, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम इन सारे लोगों से मिल सके, वो हमारे काम को जान सके, तो वो हमें कहीं आगे रिकमेंड कर सकते हैं, वो हमें आगे कहीं मदद कर सकते हैं। जी मैम। अगला सवाल है मैम कि इस क्षेत्र राज्य में हिंदी रंगमंच में तो कमियां हमने बात कर ली, इस क्षेत्र हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ क्या है आपको दिखाई देती, जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच जिंदा है? हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ है, देखिए अभी सारे पूरा देश, पूरी दुनिया जो इतनी पास आ रही है, और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के सारे नगर इतने कॉस्मो होते जा रहे हैं, तो कॉस्मो में ये बात जाहिर है कि हिंदी एकमात्र धागा है जिससे लोग संभाषण कर सकते हैं। तो हिंदी रंगमंच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भाषा खुद, क्योंकि वो सबको समझ में आती है, वो सबको रिलेट होती है, वो सबकी अपनी भाषा है, वो ऐसी भाषा है जो हर कोई बोल सकता है। तो भाषा के साथ साथ हिंदी रंगमंच की, मुझे लगता है कि हिंदी रंगमंच इतना सीधा साधा बेचारा, उसका कोई तामझाम नहीं है जी। जैसे हम लोगों ने मराठी नाटक देखे तो कॉलर माइक के बिना नाटक नहीं होगा, या ये जो उनका ये है ना, हम लोगों ने देखा गौर सर तो लाहौर भी बिना किसी सेट के, बिना कोई तामझाम, कुछ नहीं, बस कलाकार है, सच्चे कलाकार आंखों के सामने खड़े हुए, और वो अपने डायलॉग्स को बोल रहे हैं, और वो उस कंटेंट को, उस कहानी को, उस भाव को
लोगों तक पहुंचा रहे। तो जैसे सात्विक अभिनय की हम लोग बात करते हैं, लगता है हिंदी रंगमंच बहुत सात्विक अभिनय के करीब है, क्योंकि अगर मिला तो सब कुछ वाह वाह बहुत अच्छा, लेकिन नहीं भी मिला तो भी वो चलता है। तो मैम ये एक आपने इसका बताया कि एक भाषा है और कुछ नहीं। हिंदी रंग, हाँ यही कि वो किसी भी इसमें सस्टेन कर सकता है, किसी भी चैलेंज में हिंदी रंगमंच सस्टेन करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि उसके विषय है, उसका जो डिज़ाइन डायरेक्शन है, उसका जो क्या कहे, उसका जो एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो किसी भी इसमें बद्ध नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, उसका स्कोप बहुत डाइवर्सिफाइड है, और आप उसको जैसा करें वैसा वो बन जाता है। जी मैम। लाकी तुमचं काय आलं भाऊ हाँ बघा कंपनाला तर नाही म्हणून मी सांगितलं। 21वां सवाल है मैम कि अब के रंगमंच और पहले के रंगमंच में किस प्रकार का बदलाव आया है इन स्तरों पर? पहला भाव और कथ्य के स्तर पर। भाव और कथ्य के स्तर पर अब हम बहुत सब्टल हो गए, अब हम बहुत सहज हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों को कहने में। पहले हमीदाबाई की कोठी में गालियाँ उच्चारण में एक तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस होता था ऑडियंस में, और अभी मेरे ख्याल से जो नाटक आया है, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन वो हिंदी ही नाटक था, किन्होंने खेला हुआ, आसक्त कला मंच ने लाया हुआ एक नाटक था, और उसमें इतनी सारी गालियाँ थी और इतनी सहज तरीके से उसको ऑडियंस भी ले रही थी, उसको कलाकार भी ले रहे थे। और फिर हम मतलब कुछ एक ऑडियंस मुझे मिली, उन्होंने कहा कि इतनी गालियाँ क्यों, कम भी की जा सकती, मतलब ठीक है दी तो ठीक है, लेकिन इतनी गालियों की ज़रूरत नहीं थी ऐसे। और वो एक समय था कि अरे बाप रे गाली है तो ज़रूरत है ना उस गाली की, मतलब वो रिलेवेंट है ना उस कैरेक्टर के लिए, ज़रूरी है ना, ये देख देख कर उसका प्रयोग किया जाता था। तो अभी हम बहुत तरीके से ओपन हो गए, बहुत तरीक़ों से सहज हो गए हैं। तकनीकी स्तर पर बहुत बदलाव आया है जी। बहुत मतलब क्या, मतलब वाटर ड्रम हमने अभी इस्तेमाल किया था, वाटर ड्रम का एक लाइट है जो पानी के लहरों को दिखा देती है स्टेज पर, आहा क्या खूबसूरत दृश्य। तो ये तकनीकी स्तर पर जो माइक्स हो गए, आज के लाइट्स हो गए हैं, आज का एकॉस्टिक्स बना है ऑडिटोरियम्स का जिस तरह से, वो लाजवाब है। और मतलब क्या प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी ने एक पड़ाव पार किया है, जिससे रंगमंच कितना सुखद और कितना विजुअली एनरिच हो गया है, विजुअली भी, ऑडियो वाइज भी। क्या माइक से, मतलब आप कॉलर माइक से सांस भी लेते हैं तो उसकी आवाज़ अगर ऑडियंस तक पहुंचे तो किरदार कितने गहराई से ऑडियंस तक उतर सकता है, ये सारा थैंक्स टू टेक्नोलॉजी है। जी मैम। लाइटिंग के स्तर, अच्छा लाइटिंग पे, हाँ, लाइटिंग के स्तर पे बदलाव मैम? लाइटिंग के स्तर पे बदलाव भी है, मतलब एक ट्रेडिशनल तरह का लाइटिंग था, क्रॉस लाइटिंग था, आज हम लोग अलग अलग तरह के लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग डिग्री के लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स, मतलब प्रोफाइल अलग है, स्पॉट अलग है, फ्रेसनल्स अलग है। एक मिनट मैम, स्पॉट पार कैंस, फ्रेसनल लाइट्स, फ्रेसनल FRES NAL, फ्रेसनल, अच्छा फ्रेसनल लाइट, ओके। ये प्रोफाइल लाइट्स है, प्रोफाइल है, फॉलो लाइट्स है, फॉलो कर सकते हैं, आज आप फोर्थ वॉल इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मैम फोर्थ वॉल से आप क्या समझते हो? फोर्थ वॉल क्योंकि ऐसा है ना कि ऑडियंस हमें देख रही है, इसको भूल करके हम अपने कलाकार और मतलब उस प्रस्तुति को एक चार दीवारी के अंदर ही कर रहे हैं, उतने नेचुरली और उतने ईज़ के साथ में उसको दिखाए, और वो एक फोर्थ वॉल बनी रहे जो उसको बरकरार रखे, जो उसको उस ईज़ को और जो सहजता को उस कहानी के दरमियान, उन किरदारों के दरमियान जो सहजता है उसको बरकरार रखे। जब तीसरा पर्सपेक्ट, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है तो
थोड़ा ऑकवर्ड सा जो एक हमारे मतलब जैसे अभी मैं अपने तरह से नेचुरल हूँ, कोई और मुझे देखता है तो फिर मैं तुरंत कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो वो कॉन्शियसनेस को ना फील हो इसलिए हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे आंखों के सामने ये वॉल है और हम जिस किरदार में जैसे है वैसे ही हम बर्ताव करें। और कभी कभी उसको ब्रेक करने का एक बहुत अच्छा सुखद एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है। जैसे हम बच्चों के प्ले में अभी हम लोग मालगुडी डेज में करके आए कि पोस्टमैन आया और वो सारे ऑडियंस में भी बैठे हुए लोगों को चिट्ठी बांट रहे, क्योंकि आजकल चिट्ठी आती ही कहाँ है। लेकिन वो पोस्टमैन जब एक्चुअली ऑडियंस में उतरा और उन्होंने बच्चों को चिट्ठियाँ दी कि ऐसी चिट्ठियाँ होती थी, अभी ये लो चिट्ठी, मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा, और वो सबको दे आ रहा था। तो क्या एक्सपीरियंस था बच्चों का कि किरदार सच में मेरे पास। तो वो जो लिबर्टी थिएटर की है कि वो फोर्थ वॉल के बारे में बताता भी है और फोर्थ वॉल ब्रेक करने की भी इजाज़त देता है। ये क्या आर्ट है जो बिल्कुल अपने आप में सबको संभाल लेती है। जी। मंचन के क्षेत्र में मैम कोई मंचन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं आप? मंचन प्रॉपर्टी के प्रयोग में, मंचन और प्रॉपर्टी के प्रयोग में मुझे लगता है कि आज सेट बनाना, स्किल्ड लेबर्स मिलना थोड़ा आसान है। तब सिर्फ एक की हायरार्की मतलब एक का ही ये हुआ करता था और वो एक ही सब जगह जाता था। लेकिन अभी क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में मतलब सिम्बोसिस स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, वहाँ पर तो सेट कैसे बनाया जाए, मतलब लिटरली कारपेंट्री वर्क कैसे किया जाए, पेंटिंग वर्क कैसे किया जाए, ये भी सिखाते हैं। तो उसके वजह से स्किल्ड ये जो लोग हैं जो सेट बनाते थे या जो पेंट करते थे या ये जो मतलब जैसे हमने पाया बनाया है या हमने या मतलब अभी तो फ्लेक्स प्रिंटिंग भी इतना इजीली होने लगा है। तो इन सारी चीज़ों से, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से और स्किल्ड लोग ज़्यादा बढ़ने से उसमें पैसों से भी थोड़ी वो मिली है, सहूलियत मिली है। नहीं तो वो एक ही बंदे को मतलब समय अनुकूलता, फाइनेंस की अनुकूलता ये देखते हुए कई बार तो एक्टर्स छोड़ देते थे कि अरे बाप रे सेट छोड़ो ना ही बनाया जाए, या फिर हमको सेट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है तो उसमें भी सहूलियत है। आज टेम्पो ट्रैवलर बुक करो जी तो और क्या है मतलब आज तो ऐप है कि पोर्टर ऐप बुक कर लो, उसमें से टेम्पो ट्रैवलर आ जाएगा, हम अपना सामान डालें और वो हमें पहुंचा दे जहाँ पे हमें पहुंचाना। ये 7-8 साल पहले बहुत मुश्किल था कि अगर सेट बनाना है तो बाप रे, वो बना तो ले लेकिन ले कैसे जाए उस वेन्यू तक। जी। अच्छा मैम, संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग कैसे देखते हो आप? संवेदना में तकनीकी का प्रयोग, संवेदना में तकनीकी का प्रयोग, जैसे गुस्सा हो गया तो लाइट से ज़्यादा क्या बढ़ाना है गुस्सा या कम करना, या कैसे ऐसे जैसे होता है ना लाइट का प्रयोग करके गुस्से को ज़्यादा एग्जैजरेट करना या ज़्यादा दिखाना है, कुछ ऐसा तो टेक्निक का यूज़ जैसे करते हो ना आप। जैसे कोई हंस रहा है या ठहाका लग रहा है तो शायद लाइट का प्रयोग करके कुछ और थोड़ा बढ़ा दिया, कम कर दिया, या जैसे, तो उस सेंस में जैसे पूछ रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है रंगमंच कि टेक्निक को यूज़ करके आप जैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी सीखते हैं कि फोकस क्या करना है क्या नहीं करना है। तो श्रीराम लागू जी कहते हैं कि मैं मिसेस शर्मा से मिलना नहीं चाहती। ये इस वाक्य को आप हर एक अलग अलग शब्द फोकस देखिए कैसे मीनिंग बदलता है। देखिए कहते हैं मैं मिसेस शर्मा से नहीं मिलना चाहती, ये मिसेस शर्मा से मिलना चाहते हैं। तो कहते हैं मैं मिसेस शर्मा से नहीं मिलना चाहती, मैं मिस शर्मा से मिलना चाहती हूँ, मैं मिस्टर शर्मा से मिलना चाहती हूँ। ये उसका मतलब हो गया। फिर आप तीसरे वर्ड पे फोकस कीजिए, मैं मिसेस शर्मा से नहीं मिलना चाहती, मैं मिसेस वर्मा से मिलना चाहती हूँ। ये उसका मतलब हो गया। मैं मिसेस शर्मा से मिलना नहीं चाहती, मैं उनको फ़ोन कर लूँगी, मैं उनको मेल कर लूँगी। ये उसका अर्थ हुआ मैं मिसेस शर्मा से मिलना नहीं चाहती। फिर आप पांचवें वर्ड पे फोकस कर लीजिए, मैं मिसेस शर्मा से मिलना नहीं चाहती, मेरा हो गया उस औरत के साथ में, सब कुछ हो गया जो होना था, अब मुझे नहीं करना। तो ये फोकस जैसे शब्दों में है वैसे एक्शंस में भी तो है, वैसे भावना में भी तो है। और एक्शंस का जो फोकस है वो सबसे प्रोमिनेंट है। मतलब जब कोई कलाकार जैसे अमृता मैं करती थी जिसके लिए मुझे महाराष्ट्र शासन का पहला अवार्ड मिला, तो उसमें मैं दिखाती थी कि मेरे घर वाले मुझे काम बता रहे तरह तरह के, ये करो विजय, वो करो, ये करो, ये करो। ऐसा लगता है कि नौकरानी है शायद इनके घर की। ऑडियंस को ऐसा पर्सपेक्टिव आता है। वो कहती है मैं कितना काम करूँ, 10-10 हाथ नहीं है मेरे। ये कहते हुए वो अपने घर के सोफे पर बैठती।
तो यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हुआ कि ये इसका घर है। यदि वो नौकरानी होती तो वो नीचे बैठती, लेकिन वो बार बार बताना चाहती है कि मैं नौकरानी की तरह काम करती हूँ मेरे घर में, लेकिन ये घर मेरा भी है। उसकी बिलोंगिंगनेस, ये फोकस जो है कैरेक्टर में, जो सब्टल फोकसेस जो होते हैं, और ऑफ कोर्स मतलब लाइट का आना, या उस पॉइंट पर जब वो बैठ के बोलती है कि देखो ना कितने काम बताते हैं मुझे, अब 10-10 हाथ नहीं है मेरे, कहते कहते धीरे से खिसक के सोफा के सेंटर में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर लाइट है और एक मधुर सा प्यारा सा एक बांसुरी की गूंज है। वो क्या टाइमिंग्स आता है, म्यूजिक वाला बैठकर उधर बजाता है, लाइट वाला फोकस दे देता है कि देखो विजय अब अपने सोफे पर बैठ गई है। तो संवेदना क्या कनेक्ट हुई है, मतलब कितनी आसानी से कनेक्ट हुई है, कितने पावरफुली कनेक्ट हुई है। जी मैम। अच्छा मैम, यहाँ पे स्त्री विमर्श को आप कैसे देखते हैं इस नाटक में? स्त्रियों के बारे में किस तरीके से आप, मतलब आपका क्या नज़रिया है इस नाटक में? स्त्रियों को कैसा, मतलब क्या है इसमें, आपका क्या ओपिनियन है? स्त्रियों का विमर्श बहुत ग्राउंड लेवल का है, बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है, और बहुत दुखदायक है। उसमें करुणा है, उसमें गुस्सा है, उसमें उसको उस लिमिटेशन को झकझोड़ने की आस है। ये उसकी विमर्शता की सबसे मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। वो उदास है, वो उस जिस कंडीशन में है उसको रियलाइज कर रही है, उससे अवेयर है, और उससे बाहर कैसे आना है इस पर वो विचारशील है। तो वो विमर्श बढ़ रहा है, मतलब वो विमर्श, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो उसका जो द्वंद्व है, वो उसका युद्ध है, वो चल रहा है, वो रुका ठंडा नहीं पड़ा है, वो जारी है, वो चल रहा है। जी। बहुत बहुत थैंक यू मैम। अभी हम बात कर रहे थे पुणे की यंग डायरेक्टर श्री धनश्री सुधीर हेबलीकर मैम से, जिन्होंने हिंदी रंगमंच को यहाँ इस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हिंदी रंगमंच को बनाने और डेवलप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मैम का। मैम ने जो अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए मैम का बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।